हेलो बच्चों। आज का वीडियो होने वाला है लेटर राइटिंग के बारे में। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लेटर राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि हम लोग लेटर राइटिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले लेटर राइटिंग ऑफ कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। एक लेटर से हम लोग ना सिर्फ संचार करते हैं बल्कि लोगों को सचेत भी करते हैं होने वाले या हो रहे इवेंट्स के बारे में। एक अच्छा लिखा हुआ लेटर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और ऑफ कोर्स अगर आप एक इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं किसी को, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपना एक्सप्रेशन उसमें बहुत अच्छे से दे सकते हैं। दो किस्म के लेटर होते हैं। एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर, या जिनको हम लोग पर्सनल लेटर भी कहते हैं। ये जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो यूजुअली हम लोग अपने परिवार वालों, दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखते हैं। ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से चित परिचित हैं। दूसरे होते हैं फॉर्मल लेटर्स। जैसा कि आप समझ गए होंगे, ये ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम लोग परिवार और दोस्तों को छोड़ के बाकी लोगों को लिखते हैं। ऐसे लेटर्स जो आप अपने बॉस, प्रिंसिपल, दूर दराज के लोगों को, बिजनेसमैन को या किसी सरकारी अधिकारी को लिखते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में भाषा का बहुत अंतर होता है और फॉर्मेट का भी अंतर होता है। तो हम लोग अब पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता। अगर आप लेटर भेज रहे हैं तो मतलब सबसे पहले आपका पता आप उसमें डालेंगे। तो सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या डालना रहता है? सबसे पहले तो डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। अगर आप किसी पद पे हैं, मान लेते हैं किसी पद पे हैं, तो आप पहले अपना पद नाम डालेंगे। अगर आप किसी पद पे नहीं है तो अपना नाम भी डाल सकते हैं, जायज़ है। अगर आप किसी पद में हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम लिखेंगे जिसमें आपने वो पद ग्रहण किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका कोई पद नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको स्टूडेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो अपना नाम लिख सकते हैं या चाहे तो नाम लिखना छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। पर आप उसके बाद बिल्डिंग नंबर या स्ट्रीट एरिया ज़रूर डालेंगे। आप किस इलाके में रहते हैं या किस बिल्डिंग में रहते हैं उसका नाम आएगा। उसके बाद आपके टाउन या से विलेज का जो भी नाम रहेगा, शहर का, गांव का नाम। उसके बाद स्टेट का नाम आएगा और उसके बाद देश का नाम, अगर आप इंटरनेशनल लेटर लिख रहे हैं तो। अगर इंटरनेशनल नहीं है तो फिर देश के नाम की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस नंबर तभी होता है जब आप किसी ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस ऑफिस के थ्रू आप लेटर भेज रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सिंपली आप एक सिंपल सा ऐसा एक फॉर्मल सेंडर्स एड्रेस बना सकते हैं, जैसे कि द मैनेजर, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, 23 वजीरपुर, न्यू दिल्ली, इंडिया। और रेफरेंस रेफरेंस नंबर अगर कोई होगा तो। रेफरेंस नंबर ज़रूरी नहीं होता है। तो द मैनेजर यहाँ पर डेजिग्नेशन है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, 23 उनका एड्रेस या स्ट्रीट नंबर समझ लीजिए, वजीरपुर लोकेलिटी या एरिया का नाम, न्यू दिल्ली शहर का नाम और इंडिया कंट्री का नाम। तो ये उन्होंने एक फॉर्मल लेटर का सेंडर्स एड्रेस बनाया। सेंडर्स एड्रेस के तुरंत बाद आप डेट डालेंगे और डेट के तुरंत बाद रिसीवर्स एड्रेस डालेंगे, जिसका फॉर्मेट लगभग लगभग सेंडर्स एड्रेस जैसा ही होता है। एक चीज जो आपको डेट में ध्यान रखनी है वो ये है कि आजकल डेट का फॉर्मेट ये नहीं फॉलो होता। 24 अगस्त 2026 आप नहीं लिख सकते। आप कोशिश कीजिएगा कि August 24 2026 लिखें। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आज हो गया है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इस वाले पुराने वाले फॉर्मेट में लिखना है, DDMM YY, तो भी आप लिख सकते हैं। तो 24 अगस्त का हो जाएगा 24082026। आपके लिए वो भी परमिसिबल है, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है, लिखना है डेट। डेट के बाद एक लाइन छोड़नी है, लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस भी आप देख सकते हैं, लगभग सेम फॉर्मेट में है। डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्ट्रीट या लोकेलिटी, जगह का नाम, शहर और देश। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के आप डालेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो आपके लेटर लिखने का जो भी कारण है, जो भी वजह है, उसको एक लाइन में लिखना रहता है, बहुत डिटेल्स ना देके। बहुत सिंपल सा एक लाइन। मान लो आप कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं, तो किस बारे में कंप्लेन? मान लेता हूँ कि पुअर हाइजीन के बारे में, साफ सफाई नहीं हो रही है उस बारे में कंप्लेन लिख रहे हैं। कंप्लेन रिगार्डिंग पुअर हेल्थ एंड हाइजीन, सिंपल एक लाइन में आपको लिखना है। तो आप SUB लिख के डैश लिखेंगे और उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको एक लाइन में लिखेंगे। अगर आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल छपवाना है
रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर आर्टिकल, बस एक लाइन। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी जॉब का नाम होगा, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, टीचर है, जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, दैट्स इट। एक सिंगल लाइन में आपको सब्जेक्ट अपना मेंशन करना है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। हम लोग आमतौर पे जब भी कोई लेटर की बॉडी शुरू करने वाले होते हैं, तो हम लोग सामने वाले को प्रासंगिक या संदर्भित करते हैं, उनका नाम लेते हैं, एड्रेस करते हैं उनको। तो एड्रेस करने का एड्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप फॉर्मली किसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप उनको सम्माननीय, महोदय, ऐसे टाइप के शब्दों का इस्तेमाल आप हिंदी में करते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम लोग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग किस्म के सैल्यूटेशंस इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी बहुत बुजुर्ग को लिख रहे हैं, तो आप रिस्पेक्टेड लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर में। अगर आप अपने से छोटे व्यक्ति को लिख रहे हैं, जो आपके ब्लड रिलेशन में आता है, जो आपका परिवार वाला है, तो उसको आप माय डियर या डियर लिख सकते हैं। बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार के लिए भी आप डियर या माय डियर लिख सकते हैं। पर अगर फॉर्मल लेटर की बात आएगी, यानी कि ऐसे लेटर्स जो आप दूर के लोगों को लिख रहे हैं, बाहर के लोगों को लिख रहे हैं, तो एडिटर्स और पोस्टमास्टर और पुलिस ऑफिसर के लिए सिर्फ सर या मैडम लिख के चालू करेंगे लेटर। सरकारी अधिकारी होंगे तो भी आप सर और मैडम लिखेंगे। प्रिंसिपल होंगे तो रेस्पेक्टेड सर और मैडम। अगर कोई एम्प्लॉयर है, अगर आप किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उस कंपनी का मालिक या जो जॉब देने वाला व्यक्ति है वो है, तो उसके लिए आप सर और मैडम लिख सकते हैं। किसी बिजनेसमैन के लिए या दुकानदार के लिए भी सर और मैडम या डियर सर और मैडम भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई अजनबी है, उसको आप लिख रहे हैं, तो भी आप डियर सर मैडम लिख सकते हैं। इसके बाद लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, जो है बॉडी। बॉडी को आमतौर पे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये 3 सब पार्ट्स जो हैं, उसमें से पहला जो होता है, वो होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप अपना मेन पॉइंट बता देंगे। आप बता देंगे कि आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मान लो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर, और तो आप सीधा बोलोगे कि मैंने न्यूज़पेपर में आपकी इस जॉब के बारे में पढ़ा है। आई हैव रेड एन आर्टिकल अबाउट योर आई हैव रेड एन एडवर्टीजमेंट अबाउट योर ओपनिंग फॉर द पोजीशन ऑफ, जो भी पोजीशन है, मान लो इंजीनियर है, और दी पोजीशन ऑफ सब इंजीनियर इन योर कंपनी। मैंने एक लाइन में ये बोल दिया कि मैं किस लिए लेटर लिख रहा हूँ। वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हो गया। उसके बाद आता है मिडिल पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ का ये फंडा है कि उसमें आप पूरा डिस्क्रिप्शन दोगे, पूरी चीज उनको समझाओगे कि आप जैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको लेने से क्या क्या फायदा होगा, आपको क्या क्या आता है, आप उनकी कंपनी को कैसे अच्छे से संभाल सकते हो, उस पोजीशन पे आप कैसे काम कर सकते हो। तो हम लोग मिडिल पैराग्राफ को थोड़ा डिटेल रखते हैं, इसमें सारी जानकारी देते हैं। तो मान लो मैं इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मिडिल पैराग्राफ में मैं आमतौर पे ये सारी चीज़ें लिखूंगा। आई हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आई हैव डन इट फ्रॉम आईआईटी व्हाटएवर। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आई हैव डन दीज मेरी ट्रेनिंग्स, मेरी इतनी सारी ट्रेनिंग हुई है। आई हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोफेसर। तो मैं बहुत सारी चीज़ें, जो भी मेरी क्वालिफिकेशंस होंगे, उन पर उनको वहाँ पर मेंशन करूँगा। और तीसरा पैराग्राफ जो होगा वो होगा कंक्लूजन पैराग्राफ, जिसमें आप बहुत सिंपली एक लाइन में ही बोल देते हैं कि आप मुझे इस पोजीशन के लिए कंसिडर करो, कि मैं इस काम के लिए अच्छा हो सकता हूँ, साबित हो सकता हूँ। तो आप मुझे कंसिडर कीजिए, और अगर आप मैं सेलेक्ट होता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वापस इसी पते पर, क्योंकि आपने सेंटर से एड्रेस ऊपर ऊपर डाला है, अपना पता ऊपर डाला है, तो आप मुझे इस एड्रेस पर अपना लेटर वापस भेजिए। तो henceforth, I request you to respond to accept this submission for the post of engineer, and please respond to me in case I am selected or shortlisted for the interview. बस दो या तीन लाइन में आप कंक्लूजन पैराग्राफ करके कंप्लीट और खत्म कर सकते हैं। उसके बाद आती है कंक्लूडिंग लाइन। आमतौर पे जब आप किसी नियर एंड डियर वन, मतलब इनफॉर्मल लेटर आप किसी को लिखते हो, जैसे कि फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को या एल्डर्स को, रिलेटिव्स को, तो आप विद बेस्ट रिगार्ड्स या विद बेस्ट विशेस लिख के आप छोड़ देते हो। पर फॉर्मल लेटर्स में आप लिखते हो थैंकिंग यू। और आजकल कुछ लेटर्स में चलने लगा है विद बेस्ट रिगार्ड्स, खासकर आप शॉपकीपर्स वगैरह को लिख रहे हो, तो विद बेस्ट रिगार्ड्स आप लिख सकते हो। अगर आप किसी अधिकारी को या किसी एडिटर को लिख रहे हो या किसी पुलिस वाले को लिख रहे हो, तो फिर आप थैंकिंग यू लिखोगे। प्रिंसिपल्स को भी आप थैंकिंग यू लिखते हो। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर जो होता है, वो आपका अपना नाम सामने वाले को बताने से पहले ये लिखा जाता है
इसको लिखने का सेंस ये रहता है कि हमने जो लेटर आपको लिखा है वो सिंसियरली लिखा है, एक्चुअली लिखा है, हम इसका एक रिस्पॉन्स चाहते हैं, ये बताने के लिए होता है। तो इनफॉर्मल लेटर्स के लिए आप योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली लिख सकते हैं अगर आप किसी बहुत नियर एंड डियर वन को लिख रहे हैं तो। पर फॉर्मल लेटर्स के लिए प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को लिखा जाता है योर्स ओबीडियंटली, एडिटर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखा जाता है योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, स्ट्रेंजर्स को भी आप योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली लिख सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉयर को लिख रहे हैं तो आप यस फेथफुली लिखिए। फेथफुली बोलने का मतलब ये है कि हम आप पर विश्वास कर रहे हैं, हम पहले से यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं कि आप हमारे जो भेजा हुआ काम है, हमारा जो भेजा हुआ लेटर है, उसको आप रिसीव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसका कोई रिस्पॉन्स हमको देंगे, उसका कोई जवाब हमको देंगे। उसके बाद आती है सिग्नेचर वाली लाइन। सिग्नेचर वाली लाइन का मतलब ये है कि आप सिंपली अपना नाम लिखते हो और साइन करते हो। ध्यान रखिएगा, साइन पहले आता है, नाम नीचे आता है। बहुत सारे लोग नाम पहले लिख देते हैं, नीचे साइन करते हैं, वैसा नहीं होता है। हमेशा साइन ऊपर रहेगा, नाम नीचे रहेगा। हालांकि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत गुंजाइश ये है कि आपका नाम नहीं दिया रहेगा उसमें, तो आपको कुछ भी साइन करके और ABC लिखना है, अपना एक्चुअल नाम अपने एग्जाम के आंसर शीट में नहीं लिख के आना है। वो अच्छा एटिकेट नहीं माना जाता है। आप सिर्फ साइन कुछ भी रैंडम साइन कर दीजिए और ABC, मिस्टर ABC या मिस्टर XYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्चुअल नाम नहीं देता है। तो चलिए एक सैम्पल लेटर देख लेते हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी का एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास। ये देखिए सेंडर्स एड्रेस ऊपर आ गया, पार्क लेन कोलकाता। अब ये इंटरनेशनल लेटर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इंडिया नहीं मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद आ गया डेट February 25, 2021। आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर Feb 25 लिख रहा है, फॉर्मेट नया वाला जो मैंने बोला था, ये पुराना वाला 25 फरवरी नहीं लिखा। अब ये रिसीवर्स एड्रेस है, यानी कि जिसको लेटर जाएगा उसका एड्रेस है ये, मनीषा कुकवेर, दिल्ली गेट, मीरठ। फिर से यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छूटी हुई है, डेट के बाद एक लाइन छूटी हुई है और रिसीवर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छूटी हुई है। उसके तुरंत बाद आपने दे दिया है सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट द एक्सचेंज स्कीम। ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल एक लाइन, इसको 2 लाइन 3 लाइन नहीं ले जाना है, एक लाइन में लिखना है बस। आपको क्या करना है, आपको इंक्वायरी करनी है। किसके बारे में इंक्वायरी करनी है? एक्सचेंज स्कीम के बारे में। बहुत सिंपल एक लाइन में बोल के छोड़ दिया गया। अब देखिए, क्योंकि बिजनेसमैन को लिख रहे हैं इसलिए डियर सर लिख दिया है। पहला आ गया इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। I saw an advertisement at Amar Ujala today where you have discussed regarding an exchange scheme. The scheme is regarding the exchange of old utensils with the new non-sticky cookware. अब ये एक्सचेंज स्कीम के बारे में मैंने अमर उजाला नाम के एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, जिसमें बताया गया है कि पुराने बर्तन देके हम नए ले सकते हैं। I have some old utensils which I want to exchange against the one offered through exchange scheme. अब मेरे पास कुछ पुराने बर्तन हैं जो मैं इस एक्सचेंज स्कीम के तहत आपसे बदल के लेना चाहता हूँ। I request you to kindly explain more about the scheme and all its terms and conditions. मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे इस स्कीम के बारे में और बाकी सारी चीज़ें बताएं और इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी समझाएं। Also update me if there is a possibility of sending and receiving the items through parcel or the physical presence of अगर ऐसा है कि ये मैं आपको पार्सल से भेज सकता हूँ और वापस में मुझे पार्सल से नए बर्तन भेज देंगे तो भी मुझे बताइए। अगर ऐसा है कि वहाँ पर खुद मुझे मौजूद होके वहाँ पहुँच के और एक्सचेंज करना होगा तो उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। अब इसने तीसरा पैराग्राफ नहीं लिखा है क्योंकि इसमें डिटेल स्कीम के बारे में उसको और कुछ पता नहीं। वो बहुत, हाँ, जा सकता था, वो बता सकता था कि मेरे पास 2 कढ़ाइयाँ हैं, 3 कटोरियाँ हैं वगैरह वगैरह। वो सेकंड पैराग्राफ हो सकता था, पर उतने की ज़रूरत इसमें नहीं है। वो सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है, तो उसने तीसरा पैराग्राफ यहाँ, बीच वाला पैराग्राफ यहाँ पे नहीं डाला। पहले वाले में इंट्रोडक्शन दे दिया, बता दिया कि वो लेटर क्यों लिख रहा है। सेकंड वाले में मतलब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में उसने रिक्वेस्ट दे दी सीधा कि मुझे इसके बारे में और जानकारी आप दीजिए, बस। तुरंत बाद लिख दिया है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इस बारे में और जानकारी चाहिए। तो पहले से अगर आप किसी को धन्यवाद बोल दोगे तो वो बेचारा मजबूर हो जाएगा कि हाँ चलो अब इसका काम करना ही पड़ेगा, तो थैंक यू बोल चुका है, इसलिए पहले से ही थैंक यू। उसके बाद देखिए योर्स सिंसियरली, यहाँ पर ये क्या आ गया, इंक्लूडिंग लाइन, और उसके बाद नाम आ गया। अब यहाँ पर साइन के लिए स्पेसेस नहीं छोड़ा है क्योंकि ऑफ कोर्स ये सैंपल है, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो यहाँ ऊपर इधर साइन छोड़ के और उसके बाद नाम डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक सैंपल लेटर है, इसमें और सैंपल लेटर्स हैं। ये वर्ड फाइल में आपको भेज देता हूँ, आपके काम आ जाएगी।